अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पावर तो आपको पता ही है, ओके, या प्रेसिडेंट पावर, ओके, तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे, आप वो सब पॉलिटी की किताबों के अंदर पढ़ लीजिएगा। बट अमेरिका की हम लोग बात करें तो आज अमेरिका अमेरिका और अमेरिका ही चलेगा। ओके, खैर एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में बहुत सारे लोग फैसिनेटेड है, और जनरली अमेरिका का एक डिपार्टमेंट ऑफ उनका जो पब्लिकेशंस का जो डिपार्टमेंट है वो एक ब्रोशर या मैगजीन जैसा पब्लिश करता है सालाना, और वहाँ पे लोगों को पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों के, बाहर के नेशनल्स को, कि अगर आपको अपने देश को छोड़ के कोई और देश में रहने का या सेटल होने का कोई आपको पूछेगा तो आप कहाँ जाओगे, तो लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि अमेरिका जाएंगे। ओके, यहाँ गुजरात में तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है अमेरिका जाने का। ओके, एक मूवी भी आया था केवरी ते जयेश, अगर आपको जानकारी होगी, गुजराती मूवी था। खैर, यहाँ आ जाता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पावर या उसका फंक्शन जो है, दैट इज ही इज द सुप्रीम एनफोर्सर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द लॉ, जो पूरा का पूरा उसी के अंदर ही आता है, और भी इतर उसके काम रहते हैं। साथों साथ ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स जो भी है उसका सुप्रीम कमांडर, जैसे इंडिया का भी है ना, वो प्रेसिडेंट है, बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है इंडिया का जो प्रेसिडेंट रहेगा सुप्रीम कमांडर के तौर के ऊपर, क्योंकि डिसीजन किसको लेना है, इंडिया की कैबिनेट को, या प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो लेगा। ओके, खैर यहाँ पे द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स द फॉरेन पॉलिसी एंड कंडक्ट्स द फॉरेन अफेयर, वेयर एज व्हेन यू कंपेयर टू इंडिया, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये चीज करता है, ना कि प्रेसिडेंट। एट टाइम्स द अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्रीव फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द फेडरल लॉज। द सेम वे इंडियन प्रेसिडेंट एंड द इंडियन गवर्नर्स are also empowered to grant pardon, reprieve, respite, remission in certain kind of conditions. Okay, तो conditions आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ी होगी, उसके अंदर ना जाते हुए the Congress sends the bill to the president for approval। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को बिल भेजेगा, बट प्रोवाइडेड हमारे यहाँ पे कैबिनेट की उसके ऊपर नोट रहनी चाहिए। द प्रेसिडेंट हैज 3 ऑप्शंस व्हेन द बिल इज सेंट। फर्स्ट इज टू गिव असेंट, सेकंड ही कैन रिजेक्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू द कांग्रेस। बोले ओबामा को पसंद नहीं आया, ओबामा को पसंद नहीं आया कि ये फलाना बिल आपने पास किया है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे ये बिल को रिटर्न कर दे। रिटर्न करने के बाद अगर कांग्रेस विद इन 10 डेज अगर उसको फिर से पास करती है विद 2/3 मेजोरिटी, तो ओबामा के पास कोई चारा नहीं रहता। ओबामा को उसकी जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और उसको इमीडिएटली वो बिल के ऊपर साइन करना है। सो इसी के कारण ये वीटो को कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो। टाइम बिंग है, उसके बाद आपको वापस उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। थर्डली दिस इज द पॉकेट वीटो, तीसरा ऑप्शन ओबामा के पास है। एक बिल पास किया, ओबामा को पसंद नहीं आया, बोले चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं है, तो वो उसको पॉकेट में डाल देगा। जैसे ये पॉकेट है, ऐसा मस्त करके फोल्ड करके बिल को डाल दिया, पूरी लाइफ टाइम जाते जाते भी अंदर पॉकेट के अंदर फोल्ड करके गया, कोई इसको कुछ नहीं पूछेगा, वो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ओके, तो रिजर्व द बिल फॉर हिज टर्म, और कोई उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर सकता। ही कैन ऑल्सो सेंड द मैसेज टू द कांग्रेस फॉर लेजिस्लेशन, बोले चलो काम करो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किस हिसाब से। कैन कॉल स्पेशल सेशंस ऑफ द कांग्रेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स। अगर कांग्रेस यहाँ नहीं मिल रही, जैसे है ना हमारे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो अगर नहीं मिल रही है, तो उसी तरह से यहाँ पे अमेरिका के अंदर सेनेट और जो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अगर टाइम पे नहीं मिल रही है, तो प्रेसिडेंट चाहे कि चलो कल की कल मीटिंग रखनी है, हमको कुछ अर्जेंट डिस्कशन करना है, उसके ऊपर कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो प्रिपेयर्स द नेशनल बजट एंड सबमिट्स टू द कांग्रेस फॉर अप्रूवल। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रेसिडेंट प्रिपेयर्स द नेशनल बजट। इंडिया में नेशनल बजट कौन प्रिपेयर करेगा? फाइनली आपकी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत ही, और कैबिनेट कमिटीज हमने बनाई है बहुत सारी, वो डिसाइड करती है बजट और बजटरी प्रोविजंस को लेके, एग्जीक्यूटिव का पार्ट। और फिर बजट को हम कहाँ पे रखते हैं? हमारी हाउसेस के सामने, पार्लियामेंट के अंदर। और हो गया कि बजट मतलब जो आपका जो बजट का जो पूरा मसौदा है, और वो मसौदे को हमने पार्लियामेंट में रखा और लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज टू इमीडिएटली रिजाइन। अमेरिका के अंदर सिस्टम कुछ अलग है। द प्रेसिडेंट प्रिपेयर्स द नेशनल बजट एंड सबमिट्स टू द कांग्रेस फॉर अप्रूवल।
और कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेकंड वन इज द सेनेट। और हो गया कि सेनेट के अंदर तो ओबामा की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, उनकी मेजोरिटी है, 100 में से 60 मेंबर्स उनके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे निकल गया। फिर आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोअर हाउस है, वहां पे ओबामा की मेजोरिटी नहीं है बॉस, वहां पे रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है। तो रिपब्लिकन्स ने बिल को अटका दिया, बोले हम पास नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ओबामा का लैक ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, बट ओबामा इज नॉट द पार्ट ऑफ द असेंबली एंड इसके कारण वो रिजाइन नहीं करता, बट ही विल ट्राई टू कन्विंस द कांग्रेस कि माई बाप ये बिल पास कर दो ना, माई बाप ये बिल पास कर दो। बोले नहीं करेंगे। और जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक अमेरिकन को सैलरी नहीं मिलती। अच्छा 3-4 साल पहले एक हेल्थ केयर बिल आया था अमेरिका के अंदर, और वो हेल्थ केयर बिल ओबामा साहब कांग्रेस के अंदर पास नहीं करा पाए थे, क्योंकि उनकी जो विजन थी बिल को लेके, उनका जो पूरा का पूरा प्रोविजन था, वो कांग्रेस उसे एग्री नहीं कर रहा था। और कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स मेजोरिटी में थे, रिपब्लिकन्स ने बिल को स्टॉल कर दिया, और जैसे स्टॉल किया तो पूरा बजट स्टॉल हो गया। और बजट स्टॉल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को सैलरी नहीं आई। पूरा अमेरिका करीबन 1 हफ्ते तक शटडाउन के अंदर चला गया। पीपल वर नॉट पेड द सैलरीज, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू पास द नेशनल बजट। इंडिया के अंदर नेशनल बजट पास नहीं करना मतलब क्या है, चलो पैकअप निकलो यहाँ से। बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर ओबामा साहब ने कन्विंस कराया, अपने बिल को अमेंड किया, और फिर फाइनली कांग्रेस ने पास करा दिया। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है अमेरिका का जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। थर्डली, he can also issue the executive orders and can also adjourn the Congress when the issue arises between the two houses। अब देखेगा एडजर्नमेंट का राइट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है टेक्निकली, बट अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर अगर आपका सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कोई डेट को लेकर अटक पड़े, सेनेट ने बोला कि 25 सितंबर को हाउस को एडजर्न करना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोले नहीं 30 सितंबर को, और प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे मामला बहुत बढ़ जाएगा, तो प्रेसिडेंट बीच का रास्ता निकाल के बोल देगा, बोले 27 तारीख को हाउस एडजर्न होगा। और उसी के कारण दोनों को, और उसका जो ऑर्डर आएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो दोनों हाउसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिफरेंस आपका प्रेसिडेंशियल पावर के अंदर भी है। ओके, खैर अमेरिका का प्रेसिडेंट का खुद का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। यहाँ पे जैसे हमारा है ना PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हम लोग कहते हैं, यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बैठते हैं वो। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, एंड दिस एग्जीक्यूटिव ऑफिस इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, एज वेल एज द व्हाइट हाउस ऑफिस। इसके साथ साथ उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सब ऑफिसेज है। ओके, जैसे आपका मैनेजमेंट एंड बजट का एक ऑफिस है, जैसे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स का एक ऑफिस रहता है, उसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरह से हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स है अमेरिका के अंदर, पॉलिसी डेवलपमेंट का एक ऑफिस है, एनवायरमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, ड्रग कंट्रोल पॉलिसी उसके लिए भी अलग ऑफिस है। ओके, तो ये सबसे सुप्रीम है। अमेरिका का जो नर्व सेंटर है ना, वही अमेरिका का ऑफिस है। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, उसका कमांड सेंटर बोलते हैं। ओके, द व्हाइट हाउस, उनको पता है ना, ओवल ऑफिस के अंदर ओबामा साहब बैठते हैं। ओके, अपने फैमिली के साथ, और 2 कुत्ते भी उनके प्यारे प्यारे। ओके, तो वहाँ पे उनके 2 फैमिलीज और उसके साथ वहाँ पे ये पूरी की पूरी ऑफिस चलाते रहते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं वो है हाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अमेरिका के ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसे होता है, हम लोग वो थोड़ा जानते हैं। ओके, तो पहले इलेक्शंस के पहले आपका एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जैसे इंडिया में है ना कि ही नीड्स टू बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस, और विद इन 6 months ही नीड्स टू बी इलेक्टेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस। ओके, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, तो द प्राइम मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। खैर मेजोरिटी टाइम तो हमारे लोकसभा से बिलोंग करते हैं, बट जैसे पिछले टर्म के अंदर आपको जानकारी होगी, जब यूपीए की सरकारें थी यहाँ पे 2 बार, यूपीए 1 यूपीए 2 में, तो वहाँ पे मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एंड ही बिलोंग टू राज्यसभा। ओके, तो राज्यसभा से आते, देवेगौड़ा साहब थे राज्यसभा से। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा से ही होगा। खैर यहाँ पे अमेरिका के अंदर चले जाते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर आपको यहाँ पे चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया रखने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया, he has to be, a person has to be a natural born citizen of USA। नेचुरल बॉर्न मतलब मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नेचुरलाइज्ड हूँ। नेचुरलाइज्ड मतलब मैंने अमेरिका के अंदर रहा, वहाँ पे अमेरिकन पासपोर्ट ग्रहण किया, 15 20 25 साल तो इंडिया में रह चुका हूँ, ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी
करते कराते तो फुल वो इंडियनिज्म मेरे अंदर आ गई है, नेशनलिज्म आ गई है, तो कल उठ के मैं अमेरिका भी सेटल हो गया, बट मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनने का सपना नहीं देख सकता। बट यहाँ पे हो सकता है डीएम नहीं बने तो कोई बात नहीं, सीएम या पीएम बन जाएंगे, ओके। फ्यूचर बहुत ब्राइट रहता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स का। खैर वहाँ यहाँ पे ना जाते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन, वहाँ का ही कोई बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया हुआ इंसान ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। मिनिमम एज इज 35 ईयर्स। इंडिया में भी है ना, अगर आपको लोकसभा के लिए मिनिमम एज है, राज्यसभा के लिए एज है, लोकसभा के लिए 25 है एंड राज्यसभा के लिए 30 है। तो सिमिलरली अगर आपको यूएस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करना हो ना, तो 35 साल से कम इंसान नहीं कर सकता, ओके। सो से फॉर एग्जांपल अगर किसी को करना होगा तो उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होगी, ओके। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 4 ईयर्स। यहाँ पे कितना है, एक प्राइम मिनिस्टर या एक पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपकी एक सरकार, पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो कितने साल रहेगी, 5 साल तक। बट उसमें प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, ओके। पार्टी एक ही रहेगी पर प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं। 2 साल के बाद पार्टी को लगा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बदल देना है तो हो सकता है। तो आज बीजेपी पावर में है, तो मतलब हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि मोदी साहब की जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना हो तो बना सकती है, ओके। तो पार्टी के पास मेजोरिटी है, 282 मेंबर्स है उनके, और प्लीज उनके और भी घटक दल है, अलायंस पार्टनर्स है, तो उनको चूज किया तो वो लोग किसी को भी बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो द टर्म ऑफ ऑफिस इज 4 ईयर्स, इंडिया इट इज 5 ईयर्स, 1 साल का वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकेंडली, दिस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल टू रिकंटेस्ट ओनली फॉर 1 टाइम। इसका मतलब क्या है, ओबामा साहब 2008 से लेकर 2012 तक एक बार प्रेसिडेंट बन चुके थे। 2012 से 2016 तक उनका सेकेंड टर्म खत्म हो गया। अब ओबामा साहब कभी भी कंटेस्ट नहीं कर सकते। पावर को एब्सोल्यूटिज्म की तरफ ना जाए, इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल को फोकस किया गया है ना अमेरिका के सिस्टम के अंदर, तो ये इंडिविजुअल को फोकस इसके किया गया है, तो इसके अंदर इन्होंने ध्यान रखा है कि एक आदमी के मैक्सिमम 2 टर्म्स रहेंगे। उसके बाद, क्योंकि ये आदमी सबको डिसाइड करता है भाई, ये करता हरता है, ये अमेरिका का तो करता है, आधी दुनिया का करता हरता है। उसको बुखार आ जाता है तो इंडिया को तो बेचारे मलेरिया हो जाता है, ऐसी हालत है। क्योंकि उसकी इकोनॉमी को तकलीफ हो गई तो इंडिया को फटका पड़ जाता है। वहां पे आईटी इंडस्ट्रीज को कुछ हो गया तो यहाँ पे हमारे बेंगलोर और हैदराबाद को बहुत सारा डैमेज हो जाएगा, सिंपल चीज है। तो इसी के कारण वो ये सब चीजें ध्यान रखी गई है। खैर, तो जनरली वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं आ सकते। ओबामा 2 बार आए हैं, इसके पहले शायद तक बुश साहब थे, वो भी 2 दफा पावर के अंदर आ चुके, उसके बाद उनका भी खत्म हो गया, ओके। एंड जनरली इनकी जो टर्म होती है वो नए साल से, मतलब 2016 में इनकी टर्म खत्म होगी, तो 2017 20 जनवरी के बाद नया प्रेसिडेंट अमेरिका का आएगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा उसका क्राइटेरिया था। अब हम लोग थोड़ा बहुत अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। अब अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा जटिल है, ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मेरे साथ रहिएगा और होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्लियर करा पाऊँ। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, देन आरजेडी एंड एलजेपी एंड ना बीएसपी एंड समाजवादी पार्टी, वैसे ही अमेरिका के अंदर भी बहुत है, ओके। लिबर्टन पार्टी है, डेमोक्रेट्स है, लिबरल्स है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, और वैसे ही 5-6 पार्टी की टिकड़ी चलती है। और यहाँ पे जैसे 2 नेशनल पार्टीज है जिनका बीच में जनरली कंटेस्ट होता है, एक है बीजेपी और कांग्रेस। सिमिलरली अमेरिका के अंदर भी 2 बड़ी मेजर पार्टीज है, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे है रिपब्लिकन्स, और इनके बीच में ही कंटेस्ट होगा। जनरली इनके बीच में 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं अमेरिका के अंदर, और यही 2 पार्टी जो सिस्टम है वो सिस्टम के तहत ही पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर ये गवर्नमेंट फॉर्म्स होती रहती है, ओके। अब जनरली ऐसा है कि आज की तारीख में मैं आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर अभी जो या हार्डली 2 महीने बाकी है जो इलेक्शंस को लेके, उसके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो नवंबर 8 को उसका वोटिंग शुरू होगा, ओके। और उसके बाद जनवरी 20 2017 तक आते आते वो प्रोसेस खत्म होगा। अब हमको जानना ये है कि ये 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसकी तैयारी कैसे होगी, ओके। तो वो तैयारी के लिए उसका एक थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट जैसा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल 2016 नवंबर के लिए अमेरिका की ओर से 2 कंटेस्टेंट डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स में है हिलरी क्लिंटन एंड रिपब्लिकन्स के अंदर है आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब, ओके। तो हमने देखा ना श्री ट्रंप, तो वैसे ही वो श्री ट्रंप महाराज, उनकी जनरेशन के ही कोई इंसान आज की तारीख में कंटेस्ट कर रहे हैं, ओके। 2015
के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट्स अनाउंस कर देते हैं कि भाई मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो जैसे डेमोक्रेट्स के अंदर हिलरी क्लिंटन ने बताया, वैसे एक और जेंटलमैन है बर्नी सैंडर्स ने बताया भाई मैं डेमोक्रेट्स की ओर से चुनाव लड़ूंगा, तीसरे बोल दिया मैं लड़ूंगा, चौथा बोल दिया मैं लड़ूंगा, तो ऐसे बोल के सबकी खिचड़ी हो गई। इसके बाद 2015 का जो स्प्रिंग महीना था, तब वहां पे ये मार्च के आसपास होता है, ओके। उसके बाद जब समर आया, तो समर के अंदर इनकी विद इन पार्टी, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत मैंने आपको बताया कि हिलरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स और भी आदि इत्यादि जितने भी लोग थे, वो सब लोगों ने बताया कि भाई मैं लड़ूंगा। तो इनके बीच में ही एक इंटरनल वोटिंग होता है। वो वोटिंग 2015 की समर में शुरुआत हो गया हो। जैसे आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऑलरेडी हमने 2 आदमी को सिलेक्ट कर दिया है, पर वो सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से आगे चलता है, फाइनली 2016 के अंदर आ जाता है। और जनवरी टू जून 2016 के अंदर हर एक स्टेट के अंदर और हर एक पार्टी के अंदर अपना एक प्राइमरी और इंटरनल वोटिंग हुआ, और वोटिंग के बाद हमारे कैंडिडेट्स उभर के आते हैं, ओके। तो सबसे पहले फेज के अंदर चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2016 के इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड के अंदर चालू हो गया। अभी 2016 आज है ना, आज से 1.5 साल पहले तैयारी हो चुकी है। स्प्रिंग के अंदर हर एक कैंडिडेट्स ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो 2 पार्टीज थी, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो ये डेमोक्रेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो हिलरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स, मार्टिन ओकॉली, लिंकन शेफे, जिम वेब जैसे लोग ने बोल दिया कि भाई मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी का कंटेंडर बनना है, मुझे टिकट चाहिए पार्टी की प्रेसिडेंट बनने के लिए। और रिपब्लिकन्स के अंदर तो आप देख ही रहे हो, इसमें से 2 आपके स्टार्स फाइनली डिसाइड हुए। कहाँ पे? एक हिलरी क्लिंटन एंड दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो ऑलमोस्ट आपके 6 और 6, 12 और करीबन आपके 17 से 18 कैंडिडेट्स हर एक रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अपनी टग ऑफ वॉर खींचते जा रहे हैं, बोले मुझे बनना है, ओके। तो 1.5 साल पहले ही नवंबर 2016 में इलेक्शन है, बट मार्च 2015 से ही इनके बीच में पूरा का पूरा सरगस निकलना शुरू हो गया कि भाई मुझे टिकट चाहिए, ओके। तो इसी के कारण जब ये लोग के बीच में ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहा, तो पार्टीज कंफ्यूज हो गई, बोले किसको टिकट देना है। डेमोक्रेट्स कंफ्यूज थे, बोले हिलरी को दे या बर्नी को दे या ये मार्टिनो मैली को दे या जिम वेब को दे। रिपब्लिकन्स भी कंफ्यूज थे, बोले जेब बुश को दे, डोनाल्ड ट्रंप को दे, टेड क्रूज को दे या मार्को रूबो को दे। बोले किसको दे यार, इतने लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन के अंदर जनवरी, ये 1 आधा साल निकाल दिया इन्होंने। उसके बाद 6-8 महीना इनको और मिला, जनवरी से जून 2016 के बीच में। और ये 6 महीने के अंदर हर एक कैंडिडेट्स ने हर एक अपनी जो पार्टी थी वो पार्टी के अंदर वोटिंग कराई। पार्टी ने बोला कि अपने जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको बोल दिया, बोले आप किसको चाहते हो हमारा पार्टी का नॉमिनेट। जैसे मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का आपका कार्यकर्ता हूं, तो मेरे पास वोटिंग राइट्स होगा और मैं बोल दूंगा कि भाई आई वांट मैडम हिलरी क्लिंटन टू बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके। सिमिलरली मृणाल सर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की फेवर करेंगे कि भाई नहीं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनी बनाना है मेरी पार्टी का, ओके। तो इनके बीच में एक प्राइमरीज चलती है, ओके। तो प्राइमरीज इज नथिंग बट इनर पार्टी वोटिंग। हमने 2014 में इंडिया के अंदर देखा था कि कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी ने ट्राई किया था कि प्राइमरी कराई जाए, कि कैंडिडेट कौन बनेगा उसकी जो डिसीजन होगी वो हाईकमांड नहीं लेगा, बट कौन लेगा, आपकी जो कैंडिडेट्स के जो लोकल आपके कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है, वो देंगे, ओके। सो इनर पार्टी वोटिंग विल टेक प्लेस बिटवीन जनवरी टू जून 2016। ये लोग ये पूरे के पूरे डेमोक्रेट्स के अंदर वोटिंग कराएंगे और साथों साथ आपकी रिपब्लिकन्स के अंदर भी वोटिंग कराएंगे, ओके। एंड द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% ऑफ द वोट टू गेट सिलेक्टेड एज द पार्टी नॉमिनी। से फॉर एग्जांपल हिलरी क्लिंटन को अगर सिलेक्ट होना है और डेमोक्रेटिक पार्टी के 5000 वोट्स टोटल रजिस्टर्ड है, 5000 वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड है, तो हिलरी क्लिंटन हैज टू गेट 2500 वोट्स मिनिमम टू गेट सिलेक्टेड एज द नॉमिनी ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके। सो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैंने आपको बताया प्राइमरी, एंड दूसरे है कॉकस। कॉकस बेसिकली क्या होता है कि एक लोकल गैदरिंग होती है। हम लोग करते थे ना चाय पे चर्चा, वो चाय पे चर्चा के तहत एक कैंडिडेट अपने रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स के, पार्टी के मेंबर्स को, पार्टी के नॉमिनीज को कन्विंस करेगा कि यार तुम मुझे वोट देना। जब पार्टी के अंदर वोटिंग होगा ना, विद इन पार्टी, इंट्रा पार्टी वोटिंग
हम लोग जिसे कहते हैं। तो इंट्रा पार्टी वोटिंग के अंदर भाई मुझे कैंडिडेट बनाना, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ? पहले प्राइमरीज हुई। प्राइमरीज के अंदर जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हो गए, जैसे डेमोक्रेट्स के अंदर करीबन 4674 रजिस्टर्ड डेलीगेट्स है और रिपब्लिकन्स के अंदर 2472 डेलीगेट्स है जो रजिस्टर्ड है, उनकी कोर पार्टी के सभ्य है। ये 2000 या 2500 लोग या डेमोक्रेट्स के अंदर से ये 4600 लोग डिसाइड करेंगे कि उनकी पार्टी का नॉमिनेट कौन करेगा। तो ये 6500 में से हिलरी क्लिंटन को 2800 या 2700 वोट लेके आने हैं, तब जाके वो यहाँ पे फाइनली डेमोक्रेट पार्टी की इलेक्शन नॉमिनी बनेगी। ओके, और ये इलेक्शन का नॉमिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर ये इनका प्राइमरी हुआ था। ये प्राइमरी के अंदर एरिजोना नाम का जो स्टेट था वहां पे हिलरी क्लिंटन को डेमोक्रेट्स ने जिताया। ये इडाहो नाम के स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेट्स ने बताया कि भाई हमको हमारा पार्टी नॉमिनी कौन चाहिए, बर्नी सैंडर्स चाहिए। ऊटा नाम के स्टेट के अंदर इन्होंने डिसाइड किया डेमोक्रेट्स ने कि हमारा पार्टी नॉमिनी कौन होना चाहिए, बर्नी सैंडर्स। सिमिलरली रिपब्लिकन्स के अंदर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एरिजोना में रिपब्लिकन्स ने बताया कि हमारा पार्टी का नॉमिनी कौन होगा, कि भाई ट्रंप हो गए। इडाहो के अंदर इन्होंने क्रूज बताया और ऊटा के अंदर क्रूज बताया। खैर यहाँ पे हर एक स्टेट का अपने रजिस्टर्ड डेलीगेट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं विद इन दी पार्टी। ओके, ये कहीं पे बाहर नहीं हो रहा है। कॉमन मैन, कॉमन अमेरिकन अभी वोटिंग नहीं कर रहा है, याद रखेगा। ये वोट कौन देने वाले लोग हैं, पार्टी के रजिस्टर्ड डेलीगेट्स। ये वही डेलीगेट्स है वो यहाँ पे वोटिंग करते रहेंगे। अब हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा तिकड़म चलता रहता है और फाइनली हमने देखा कि यहाँ पे क्लिंटन एंड सैंडर्स के बीच में आके एक कसोकस फाइट हो रही थी। बोले कौन पार्टी का नॉमिनी बनेगा, क्लिंटन मैडम बनेगी या बर्नी सैंडर्स बनेंगे। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये क्रूज साहब है और डोनाल्ड ट्रंप है, इनके बीच में एक बहुत ही एक है ना पॉइंट टू पॉइंट, नेक टू नेक इनकी कंटेस्ट चल रहा था। ओके, तो जुलाई और सितंबर, जनरली जुलाई 2016 के अंदर यहाँ पे मीटिंग होती है और मीटिंग को कहा जाता है नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन हर एक पार्टी का अपने हिसाब से होगा। रिपब्लिकन्स अपने जगह पे करेंगे, डेमोक्रेट्स अपने जगह पे करेंगे और वहां पे ये जितने भी लोग हैं ना उन सबको बुलाया जाएगा, पार्टी के डेलीगेट्स को। बोले आप कौन चाहते हो, चलो वोटिंग तो हो गया, वोटिंग के अंदर से हमको जो फेवरेबल डिसीजन चाहिए वो मिल रहा है, बट फाइनली नेशनल कन्वेंशन होता है और ये नेशनल कन्वेंशन जुलाई 2016 के अंदर हुआ। जुलाई 2000 मतलब आज से अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों ने जुलाई के अंदर किया और डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक पूरा का पूरा नॉमिनेशन कन्वेंशन इन्होंने सेटअप किया और वहां पे प्रजा को बोला कि आपको कौन चाहिए, हिलरी क्लिंटन चाहिए कि बर्नी सैंडर्स चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी। ओके, सो इसके लिए अगर आपको प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना हो तो 4765 में से आपको करीबन 2400 वोट्स चाहिए, 50%। और फाइनली ये नेशनल कन्वेंशन के अंदर से डिसाइड किया जाता है कि हिलरी क्लिंटन को हमारा नॉमिनी हम लोग बनाएंगे। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने कंफर्म कर दिया कि आज के बाद हमारी नॉमिनी कौन होगी, श्री हिलरी क्लिंटन। सिमिलरली आपको ये जानकारी होगी कि जुलाई के अंदर ही, जुलाई 2016 के अंदर ही रिपब्लिकन पार्टी ने भी अपनी एक कन्वेंशन की। वो कन्वेंशन के अंदर एक साइड के ऊपर आपके टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप नेक टू नेक जो चल रहे थे, वहां पे 2742 में से करीबन 1200 से ज्यादा 50% वोट्स चाहिए होते हैं, उसी के ही लगोलग वोट्स और उससे थोड़े कम वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को। बट उसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने डिसाइड कर दिया कि हमारा प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन होगा, वो होगा श्री ट्रंप महाराज। अब हुआ ये कि जुलाई 2016 के अंदर दोनों पार्टीज ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया। बोले आज के बाद हमारा प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ये फलाना इंसान और ये रहेगा। अब हम लोग जनरली देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होगा तो वोटिंग के अंदर दो लोगों की बड़ी होगी, एक पैर होगा, बड़ी पैर कहते हैं हम लोग, जोड़ी होगी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो होता यह है कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोनों साथ में ही होंगे और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उसको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करेगा। So when the president candidates who are selected at the convention, they choose a running mate in the presidential election campaign. इसे कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो एक बार हिलरी क्लिंटन के नाम का थप्पा लग गया
तो हिलरी क्लिंटन डिसाइड करेगी कि ये भाई साहब और ये बहन जी, फलाने भाई फलाने बहन मेरे साथ में मेरे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है एंड द पीपल विल वोट फॉर दिस पेयर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हिलरी क्लिंटन ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है जिनका नाम है टिम केन, तो इनकी जोड़ी बन गई। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप और इनके नॉमिनी है जिनका नाम है माइक पेंस, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम दोनों साथ में लड़ेंगे। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पैरेलल इलेक्शंस चलते हैं। इंडिया में तो खैर ऐसा चलता नहीं हो कि सब अलग है, प्राइम मिनिस्टर के मतलब आपकी पार्लियामेंट के अलग होते हैं, जो सरकार आएगी उसके बाद प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वो भी अलग तरह से अपने हिसाब से सिस्टम चलती रहती है। ओके, सो हिलरी क्लिंटन ने नॉमिनेट कर दिया टिम केन को, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया माइक पेंस को। तो जुलाई 2016 के अंदर 1-1.5 महीने पहले ये डिस्कशन हो चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि दिस आर द कैंडिडेट्स ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, हिलरी एंड टिम केन आर द कैंडिडेट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो यहाँ पे पार्टी कंफर्म, कैंडिडेट्स कंफर्म, और जुलाई 2016 के बाद सितंबर और अक्टूबर 2016 सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स है बॉस। देख लीजिएगा अमेरिका के इलेक्शंस अब फॉलो करिएगा आप लोग, और ये इलेक्शंस के अंदर जनरल कैंपेनिंग चलती है और हर एक कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर पार्ट लेगा। हमारे यहाँ पे तो डिबेट सिस्टम है नहीं, बट वहाँ पे सालों से चलता आ रहा है, और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिंकन वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स है। तो लोग यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, तो वहाँ पे दोनों कैंडिडेट सामने सामने होते हैं एंड द पीपल विल जज, बोले ये क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ओके, एक सिविलाइज कंट्री, एक हम लोग देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोगों की मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल उनका जो बेंचमार्क है अंडरस्टैंडिंग का, वो डिबेट से आ रहा है। बोले देखो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ये बता रहा है, ये बता रहा है। ओके, तो ट्रम्प साहब बताते रहते हैं चाइना चाइना चाइना, बोले चाइना, उनको चाइना का थोड़ा बहुत भूत है। सिमिलरली हिलरी क्लिंटन भी यहाँ पे थोड़ा बले बले कर रही है, तो यहाँ पे इनकी डिबेट चलती रहेगी, 2 महीने तक डिबेट चलेगी। अब आप टीवी के अंदर देखते रहिएगा कि सितंबर एंड अक्टूबर महीना पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, 3-4 डिबेट्स होगी, और इसके बाद इनकी जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग होगी, अपना स्लोगन वोगन बनाया होगा। जैसे ट्रम्प साहब का स्लोगन है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है ऐसा मानना है। ओके, तो ऐसे पॉलिटिकल है। तो जैसे ओबामा का साहब का था ना, यस वी कैन होप, तो उसी तरह से मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, तो ग्रेट फिर से बनाना है, तो ग्रेट अमेरिका इनको बताना है। बोले हमारा राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र बनाना है, ये विचारधारा के साथ ट्रम्प वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं हिलरी क्लिंटन के साथ। आप देखते रहिएगा अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। ओके, फाइनली 20 नवंबर का दिन आएगा, और 20 नवंबर जैसा मैंने आपको बताया, या 8 नवंबर ऐसे ही डेट है इनकी, और उसी दिन को बोला जाता है कयामत का दिन। इस दिन फाइनली अमेरिकन वोटर्स सब अपने अपने राज्य के अंदर वोटिंग के लिए लाइन में लग जाएंगे। एरिजोना वाला अपने स्टेट के अंदर जाएगा, मिसौरी वाला अपने स्टेट के अंदर जाएगा, और हर एक स्टेट के, जैसे गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, है ना, तो सिमिलरली वहाँ पे 538 सीट्स हम लोग आते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर लेके जाओगे। तो हर एक स्टेट के अंदर वोटिंग होता है, और वो कयामत के दिन के अंदर हर एक अमेरिकन वोट करने चले जाएंगे। ओके, तो 8 नवंबर और 20 नवंबर, शायद तक 8 नवंबर मैंने आपको बताया था, बट नवंबर महीने के अंदर ही है, फर्स्ट वीक के अंदर ही। आप देखते रहिएगा कि कयामत का दिन हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि किस दिन इनका वोटिंग होता है। ओके, अब हमको ये समझना है कि ये वोटिंग सिस्टम कैसे चलता है, अमेरिकन का वोटिंग सिस्टम कैसे है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप जानने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, हमको ये जानना है कि आर दिस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन क्यू और दे आर वोटिंग फॉर ट्रंप और क्लिंटन डायरेक्टली। हम लोग को अगर से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर हम लोग किसे वोट करते हैं, वी वोट फॉर द कैंडिडेट, बट कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्टी, और दैट पार्टी विल डिसाइड कि हु विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो उस हिसाब से सरकार चलती है। तो यहाँ पे बीजेपी को जैसे 2014 में सबने वोट दिए, तो उसी हिसाब से चला, तो सबने कैंडिडेट को वोट दिए कि यहाँ गुजरात के अंदर गांधीनगर या सरखेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से, उनको लोगों ने वोट दिया एंड ही वॉन। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे हमको ये देखना है कि वहाँ पे तो कैंडिडेट्स किस हिसाब से होते हैं, कि आर दिस पीपल डायरेक्टली वोटिंग, क्योंकि वहाँ पे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, कि ये लोग ट्रंप और हिलरी क्लिंटन को डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, या कोई और एक मैकेनिज्म भी है। हमको याद रखना है कि दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दो इट लुक्स डायरेक्ट, बट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। याद रखेगा, दो इट लुक्स डायरेक्टली,
बोले एकदम सीधा ही लगता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बोले लोगों को जाके हिलरी के नाम का बटन दबाना है या ट्रम्प का बटन दबाना है, वहां पे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर नहीं है, इसके लिए वो बैलेट भी चलता है। क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनाइज वोटिंग कर दिया है, बट वहां पे नहीं है ऐसा। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म, क्योंकि स्टेट सुप्रीम है अमेरिका के अंदर। फेडरल देखा ना हमने, फेडरेशन, तो स्टेट्स बोलेगा कि मेरे इलेक्शंस ऐसे कराने हैं, तो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन नहीं करती, भाई तू करा दे, चल हमको खाने नंबर बता देना कि तुम्हारे स्टेट्स में से कौन जीत के आ रहा है कि कौन नहीं आ रहा है। बट खैर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि दी पीपल हु आर वोटिंग, दे आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली फॉर ट्रम्प और दी हिलरी क्लिंटन, बट दे आर वोटिंग फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज। वो इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी सभ्य हैं उनको बोला जाता है इलेक्टर्स। अब देखिएगा ये चीज को, ओके, से फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्टोरल कॉलेज के सभ्य बहुत सारे होते हैं। हिलरी क्लिंटन खुद कभी फाइट नहीं करेगी। हिलरी क्लिंटन अपनी जगह के ऊपर अमेरिका के अलग अलग राज्य के अंदर अपने नॉमिनीज को बिठा देंगी एंड पीपल विल वोट फॉर दिस नॉमिनीज। से फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया नाम का स्टेट है और वहां पे ब्रेंजेलिना करके बहुत ही मशहूर कपल हुआ करता था थोड़े समय पहले तक, अभी खैर वो अलग हो गए हैं। ये ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को नॉमिनेट कर देगी हिलरी क्लिंटन और उनको बता देगी कि भाई दे आर दी मेंबर्स ऑफ माय इलेक्टोरल कॉलेज। तो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर लोग किसको वोट करेंगे? दे विल वोट फॉर हिलरी क्लिंटन? नो, they will vote for this electors and the presidential candidate and the party will select this electors in each and every state. This electors will make a electoral college that is 538 members. ऐसे ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, टॉम क्रूज आदि इत्यादि, ओके, जितने भी एक्टर्स है, स्कारलेट जॉनसन से फॉर एग्जांपल, तो जैसे आदि इत्यादि जितने भी लोग हो गए अमेरिकन जितने भी है, उन सबको नॉमिनेट किया जाता है पार्टी और कैंडिडेट के द्वारा। और लोग किसे वोट करेंगे? द पीपल विल वोट फॉर दिस पीपल। द इलेक्टर्स विल बी डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट, इनका इलेक्शन कौन करेंगे? लोग। दे विल इन टर्न इलेक्ट हिलरी क्लिंटन, क्योंकि इसी के द्वारा ये लोग नॉमिनेटेड थे। अब याद रखिएगा कि ये इंडिया के जैसा ही आपको लगेगा। इंडिया में भी है ना कि बहुत सारे एमपीज को हमने इलेक्ट कर दिया और ये एमपीज ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इलेक्टर्स का रोल है ना खाली इलेक्शन तक ही है। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, दे आर जस्ट द नॉमिनेटिंग पर्सन, दे आर जस्ट द फेस। क्योंकि हर एक जगह के ऊपर हिलरी क्लिंटन नहीं लड़ सकती। इसके लिए इन्होंने 538 सीटें हैं अमेरिका के अंदर टोटल यूएस कांग्रेस के अंदर, जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये है टेक्सास, टेक्सास के अंदर 38, कैलिफोर्निया के अंदर 55, न्यूयॉर्क के अंदर 29, पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया के अंदर 20, ओके, जॉर्जिया के अंदर 16। आपको दिख रहा है ये सब बहुत सारे छोटे स्टेट्स है, जैसे विस्कॉन्सिन 3 सीटें है, ओके, ऑरलैंडो 7 सीटें, ओके। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें। नेवाडा 6 सीटें है उसके अंदर। तो वो स्टेट्स का तवज्जो कम होगा कि बढ़ेगा? उनका कम होगा, ओके। सो द इलेक्टोरल कॉलेज जितने उसके मेंबर्स है वो कांग्रेस के इक्विवेलेंट है, ओके। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, याद रखेगा, दे आर जस्ट द फेस। तो टोटल अमेरिका के अंदर आज की तारीख के अंदर 541 कैंडिडेट्स के लिए लोग वोटिंग करेंगे। जब नवंबर महीना आएगा तो ये नवंबर महीने के अंदर 541 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। वो 541 सीटें डिसाइड करेगी कि इसमें से अगर 50% सीट्स हिलरी क्लिंटन को मिलती है, से फॉर एग्जांपल मोर देन 270 सीट्स, देन शी विंस द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। उसके बाद ये 270 जितने भी कैंडिडेट जो इलेक्टर्स हैं उनको हिलरी क्लिंटन चाय समोसा वड़ा पाव खिला के बोल देगी कि चलो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो खाली एक बटन दबाने के लिए एक सिस्टम ही डेवलप कराई थी। अब अमेरिका के इलेक्शन का एक और कैच, हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन नीड्स टू गेट 270 इलेक्टर्स टू गेट इलेक्टेड एंड टू विन, और इसके कारण वो जीत सकती है। अब होता यह है कि 270 का आंकड़ा कैसे आएगा? इंडिया के अंदर है ना 270 या 272 का है ना, देखो बहुत से कितना 543, 541 कितना सिमिलर है, ओके, वाओ, ये तो हमने देखा ही नहीं था। और इंडिया में भी हमको कितना चाहिए? 272, मैजिकल फिगर बोलते हैं।
अमेरिका के अंदर अगर प्रेसिडेंट को, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो उसको कितनी सीट्स, कितना इलेक्टर्स को जिताना है? 270। अब देखेगा कि 270 कैसे आएगा। ये 270 का थोड़ा गणित है ना, बहुत पेचीदा है। इंडिया के अंदर जैसे 272 सीट्स लानी है तो गुजरात में से 26 लेके आए, 26 में से 12 मिली। यूपी में 80 सीटें, 80 में से 40 मिली। पंजाब के अंदर 13 है, 13 में से 5 मिल गया। ऐसा मिला के आप 272 तक चले, पूरे इंडिया से सीट्स आई और इस हिसाब से आपने 272 ला दी। अमेरिका के अंदर हिलरी क्लिंटन को 270 सीट्स लानी है तो कैसे लानी होगी? यहाँ पे बड़े स्टेट्स का रोल बहुत है। बड़े स्टेट्स मतलब ये जो लाल किए हुए है ना, कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉइस, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया जैसे स्टेट्स बताए। इसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के से फॉर एग्जांपल दिस इज टेक्सास। टेक्सास के अंदर टोटल कितना है? 38 इलेक्टर्स चुनाव लड़ेंगे, 38 एक पार्टी की तरफ से। और हिलरी क्लिंटन की पार्टी है वो है डेमोक्रेट्स की पार्टी। डेमोक्रेट्स की पार्टी को 38 में से 20 इलेक्टर्स वहां पे जीत जाते हैं तो पूरा का पूरा स्टेट उनका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 38 में से कोई इंसान 20 सीटें लेके आया, मतलब क्या उसका मेजोरिटी आ गई, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो पूरी की पूरी 38 सीटें उनकी। तो होगा क्या अमेरिका के अंदर कि ये जितने भी बड़े स्टेट्स है ना उसके ऊपर ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी नजर लगाए बैठे। इंडिया में ऐसा नहीं है ना। यूपी में 70-80 सीटें होगी तो हो सकता है कोई पार्टी को 35 मिली, किसी को 40 मिली और किसी को 5 मिला। बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, 2 पार्टी सिस्टम ज्यादा करेगी और जिसको मेजोरिटी सीट्स मिल गई वो मतलब पूरा का पूरा स्टेट की सीट्स उसके अंदर आ जाती है। तो होगा क्या अगर अमेरिका के इलेक्शंस देखेगा, दिसंबर के अंदर इसका जनरल, नवंबर दिसंबर में काउंटिंग होगा तो उसके अंदर ये लोग है ना 4-5 बड़े स्टेट्स के नतीजे आ गए ना, ये 55, ये 38, 20, 29, 30, फिर यहाँ पे ये ईस्टर्न कोस्ट वाले स्टेट्स है तो उसके जैसे डिसीजन आ जाते हैं ना। अब वेस्ट में कोई देखता ही नहीं, बोले भाड़े में गए, 4 में से 2 जीतेंगे तब जाके हमारी 4 सीट्स होगी। यहाँ 38 में से हमने 20 सीट जीत ली ये स्टेट के अंदर से, मतलब 38 की 38 हमारी। So big states plays a major role in the American presidential elections. Okay, say for example, in California, Hillary wins 37 seats, then all 55 seats will be given to Hillary Clinton. तो 270 का जो मैजिकल फिगर जहां पे बोला जाता है इलेक्टर्स का, वो ऐसे ला देगी हिलरी क्लिंटन। जहां जहां उसके डेमोक्रेटिक पार्टी स्ट्रांग होगी वहां पे उनको खाली 50% का बेंचमार्क क्रॉस करना है बॉस, और एक ही झटके में खत्म। ये सिंप्लीफाइड है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। आप देखिएगा कि बिग स्टेट्स प्लेज अ मेजर रोल इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्योंकि ये बिग स्टेट के अंदर से जो भी इलेक्टर्स आएंगे उसमें 50% इलेक्टर्स जिताने अपने। तो ये 5 सीट के ऊपर कौन फोकस करेगा यार? वहां पे मोंटाना करके स्टेट है, 3 सीट है उसकी। अभी स्टेट इतना बड़ा है कि बात मत पूछो, आधा मतलब है ना कि उत्तर प्रदेश से भी बड़ा स्टेट बोलता है। वहां पे पूरी 3 सीटें आती है उसकी यूएस कांग्रेस के अंदर। तो हिलरी बोलेगी कि यार 3 में से 2 सीट लानी पड़ेगी तब जाके 3 सीटें होगी, और 3 का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं। बोले कौन फोकस करेगा? बोले एक काम करो, जितने भी बड़े स्टेट्स है ना उनके ऊपर टारगेट करो, 270 इलेक्टर्स लेके आओ, पूरी की पूरी सिस्टम मेरी आ गई। ओके, एंड शी विंस द इलेक्शंस। ओके, तो नवंबर 2016 के अंदर वोटिंग होगा और वोटिंग के अंदर इलेक्टर्स हो गए, और फाइनली यहाँ पे 20 जनवरी के दिन आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट यहाँ पे अपनी शपथ लेंगे। ओके, सो इन बिटवीन दिस टाइम नवंबर से लेके दिसंबर तक पूरा का पूरा ये जो ट्रांजिशन पीरियड होगा वहां पे वोटिंग कैलकुलेट की जाएगी, और ये जो कैलकुलेशन होगा वो आप याद रखिएगा कि ये बड़े स्टेट्स का काउंट करिएगा। बड़े स्टेट्स के अंदर हिलरी या डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिल गई, उसका मतलब क्या है कि उनकी पूरी है ना जर्नी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हर एक स्टेट के अंदर है नहीं, हर एक स्टेट का काउंटिंग सिस्टम भी अलग है। ओके, कोई 2 दिन लगाता है, 3 दिन लगाता है, तो टाइम, इतने लोग वोट कर रहे हैं तो बैलेट से काउंट करना बहुत टाइम लग जाता है, 2-2, 3-3 दिन तक। पर बड़े स्टेट का रिजल्ट जैसे आ गया ना तो हिलरी क्लिंटन शांति से चाय की चुस्की लेते हुए बोलेगी कि चलो मैं प्रेसिडेंट अब कंफर्म हो गई। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, बट यहाँ पे बड़े स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि गुजरात में 26 सीटें हैं और एक पार्टी 14 सीट लेके आएगी तो मतलब 26 की 26 उसकी है, बट अमेरिका के अंदर ऐसी सिस्टम चलती रहती है। ओके, तो हाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, वोटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली 20 जनवरी और 21 जनवरी ये 2 दिन रहते हैं। जनरली 20 जनवरी के दिन इनका इनॉग्रेशन डे होता है, और ये इनॉग्रेशन डे के दिन प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट आर स्वर्न इन एंड दे टेक द ऑफिस। ओके, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन जीत के आता है। खैर हम लोग आईआर के अंदर देखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट बदलता है तो इंडिया के अंदर कैसी
इफेक्ट आएगी। ओके, तो रिपब्लिकन्स इंडिया के लिए अच्छे है कि डेमोक्रेट्स अच्छे है, वो समय की ही बात कहलाएगी, बट खैर विल सी कि फ्यूचर के क्लासेस के अंदर किस तरह से हम लोग हेल्प कर पाएंगे। ओके